Question number 27. The conversion of 2,3 dibromobutane to butene with zinc. देखिए ये हमारे पास रिएक्टेंट है डाइब्रोमो 2,3 डाइब्रोमो. This is 2,3 डाइब्रोमो butane, right? तो इसका ट्रीटमेंट हमें जिंक से कराना है and alcohol. We have to treat these compounds with zinc and alcohol. जब हम इसका ट्रीटमेंट जिंक और अल्कोहल से कराएंगे तो क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है ये अगर अल्फा कार्बन है तो ये इसके रेस्पेक्ट में बीटा, और ऐसे केस में ये जिंक इस Br से रिएक्शन करके ZnBr, और क्योंकि दोनों Br है तो इस बार ये अल्फा और ये बीटा, तो ये ZnBr2 की फॉर्म में जो है एलिमिनेशन होगा, और जो मेन प्रोडक्ट है आपके पास वो बनेगा CH3C H डबल बॉन्ड CH और ये CH, ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा. तो ऐसी रिएक्शन में आप देख रहे हो बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा रेस्पेक्ट से जो है वो H एटम जाएगा और सॉरी Br एटम्स जाएंगे दोनों ये, और आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो ब्यूटेन बन जाएगा ऐसे केस में. और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मेटेलिक फॉर्म में यूज करते हैं तो +0 रहेगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है जिंक का वो कितना रहेगा +2. तो ये बीटा एलिमिनेशन भी है आपका, और साथ ही साथ आपका ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है कि जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर कितना हो रहा है +2 हो रहा है. तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाना चाहिए दैट शुड बी D1, दैट इज बोथ बीटा एलिमिनेशन एंड redox reaction. redox इसलिए क्योंकि जिंक जो एज ए बाई प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर वो ZnBr2 की फॉर्म में बन रहा है, और आपने यूज किया था मेटेलिक जिंक जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का 0, राइट. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 28. When chlorine is passed through propene, जब आप क्लोरीन का ट्रीटमेंट प्रोपीन से कराएंगे एट 400 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर काफी ज्यादा है भाई. तो प्रोपीन आपके पास ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें क्लोरीन का आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई है 400 डिग्री सेल्सियस. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो पता रखेंगे कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में एडिशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि जो क्लोरीन है वो इस एल्कीन में से जो एल्काइल ग्रुप है उसमें से H को सब्स्टिट्यूट करेगा. तो एल्काइल ग्रुप CH3 यहाँ पर बचा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर एक H रिप्लेस होकर के एक Cl एटम आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज प्रेजेंट रहेगा. आपको यहाँ जो हायर टेम्परेचर है इससे ये कंक्लूड करना है, ये समझना होगा आपको कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा ना कि एडिशन. When chlorine is passed through propene at 400 degree Celsius, which of the following is formed? तो ये देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये एलाइलिक हैलाइड, हैलोजन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, एलाइलिक ग्रुप है ना. This is allylic halide, so your answer should be B. विनाइल क्लोराइड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए ये विनाइल ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है बेटा.
और इसमें अगर Cl लगा दोगे तो ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। और जब ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, जो आपके शूज वगैरह के सोल्स वगैरह, सॉरी, जो सैनिटरी पाइप्स वगैरह आती है पीवीसी की, वो यही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड तो आप सामने ये रहा। और 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इनका कहना है कि एडिशन तो नहीं हो रहा है, तो आप हायर टेम्परेचर का मतलब ये निकालेंगे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए एलाइलिक हैलाइड यहाँ पर आपका एलाइलिक क्लोराइड जो है दैट विल बी द मेन प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक बात समझेंगे सब बच्चे, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, it is inversely proportional to electronegativity। ऐसे काफी क्वेश्चन मिले डिफरेंट एग्जाम्पल में पूछा गया है। तो आपको ये देखना है कि इसमें से जो एटम्स है, मेन एटम, जैसे यहाँ पर F है, O है, N है, कार्बन है, उसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। मैं आपको देख के बता देता हूँ, इसमें F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है भाई। उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सभी को मालूम है ऑक्सीजन की होगी, उससे कम नाइट्रोजन की, और उससे कम कार्बन की। यानी कि जो कार्बन वाला है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन की उससे कम, ऑक्सीजन की उससे कम, और F वाले की सबसे कम। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ध्यान रखेंगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसा ऑप्शन CNOF जो मिल रहा है हमें, CNOF, वो ऑप्शन सी मिल रहा है, विच इज द करेक्ट। विच अमंग MEX का मतलब हो गया CH3X, RCH2X, यानी कि एक H रिप्लेस करके एक हेलोजन एटम लगा दिया गया है, बल्कीनेस बढ़ गई है। R2CHX का मतलब है एक H को और रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लगा दिया, बल्कीनेस और बढ़ गई है। R3CX में आप देख पा रहे हो बल्कीनेस और ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, विच अमंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2। SN2 में अगर आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद आ रहा हो, तो दैट इज 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और अगर मिथाइल है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। एक बात बहुत अच्छे से समझेंगे सब बच्चे, मिथाइल इज नॉट अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। कभी मैंने ऐसा बोल दिया हो तो वो गलत है। तो मिथाइल इज नॉट अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। मिथाइल जो है वो अलग ही कैटेगरी में हम रखते हैं, जिसको हम मिथाइल हैलाइड बोलेंगे। और अगर कोई अल्काइल ग्रुप जैसे लग रहा है, इट इज 1 डिग्री, इट इज 2 डिग्री कार्बन एंड इट इज 3 डिग्री कार्बन, तो इसलिए ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी SN2 में अगर किसकी होगी तो वो मिथाइल हैलाइड की होगी, क्योंकि वो प्राइमरी से भी ज्यादा रिएक्टिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट विद। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे। ये हमारे पास कोई एल्कीन है बच्चों, इस एल्कीन में जब HBr का एडिशन होगा, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, समझ लीजिए कि ये जो एल्कीन्स में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में या सिमेट्रिकल एल्कीन्स में हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, HBr का एडिशन होता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक, अब जब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है H पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इसलिए पहले H पॉजिटिव, अगर इसकी मैकेनिज्म आपको याद आ रही है, तो पहले H पॉजिटिव जो है वो एल्कीन पे अटैक करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ परऑक्साइड नहीं है, इसलिए पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा। अब H पॉजिटिव कब अटैक करेगा, जब इन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो, तभी तो ये H पॉजिटिव तेजी से वहां अटैक करेगा, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा ठीक है। तो आप देखिए जरा, मैं डी वाले की पहले आपसे बात करता हूँ।
डी वाले ऑप्शन में आप देखिए CH3 होल्ड ट्वाइस और C ये डबल बॉन्ड और ये CH2। आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर इस कार्बन के पास दो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इस कार्बन एटम पे काफी बढ़ा रहे हैं, और जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, हाईली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि भाई देखो क्या हुआ, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये मिलकर के इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे। तो जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है इस इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में इस कार्बन पर होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो कम, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आधी बढ़ गई ना, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर। और जब इस कार्बन पर शिफ्ट होगा तो ये प्लस आई इफेक्ट यहाँ से भी लग रहा है और प्लस आई इफेक्ट यहाँ से भी लग रहा है। तो इस कार्बन पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन चारों कंपाउंड्स के मुकाबले सबसे ज्यादा होगी इस कंपाउंड में। और क्योंकि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी इसलिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखेगा, सबसे इजीली करेगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं, एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट विद, तो ये ध्यान रखेंगे एल्कीन्स जितनी ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड होती हैं, एल्कीन्स जितनी ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड होंगी विद एल्काइल ग्रुप उतनी ही रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा होगा। तो आप देखिए ये जो आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं चार, है ना, इन चारों ऑप्शन में जो कार्बन है एल्कीन वाला उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों सब्स्टिट्यूशन है कार्बन एटम वो इस पर ही है, दो CH3 लगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक CH, इस कार्बन पर एक CH3 है। यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या है Cl आ गया, Cl क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट इस कार्बन पर और इस कार्बन दोनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। ऐसे यहाँ पर एक Cl है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, यहाँ पर ये बढ़ाने वाला है और यहाँ पे बढ़ाने वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर डेवलप होगी उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो तेजी से अटैक करेगा एल्कीन्स के केस में। तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके सामने दिख रही है वो भी प्लस आई इफेक्ट वाली, वो डी ऑप्शन में है, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी वाला वो बिल्कुल करेक्ट। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 32। The order of reactivities of the following alkyl halides for SN2 reaction। SN2 रिएक्शन में कौन से एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, चाहे SN2 से रिएक्शन हो रही है बच्चों, चाहे SN1 से हो रही हो, एल्काइल हैलाइड की तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम ही रहता है, सबसे ज्यादा आयोडाइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर हैलाइड का, क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो I है उसका साइज बड़ा है, R बॉन्ड I बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ वीक है और R बॉन्ड F सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ। इसी वजह से जो R बॉन्ड I है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए R बॉन्ड I आसानी से ब्रेक होकर के I को लीव कर देता है, और इसलिए हम लिखते हैं I इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, I इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। और जितना तेजी से ये I नेगेटिव लीव कर जाएगा उतना ही जल्दी इस R से ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और एल्कोहल्स आपके बन जाते हैं, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चाहे SN2 हो या SN1 हो, दोनों ही केसेस में जो एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है दैट इज Ri, then RBr, then RCl and then RFCl तो D ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द एडिशन ऑफ प्रोपीन विद HOCl। ये हमारे पास प्रोपीन है, देखिए काफी क्वेश्चन इस पेपर में इस तरह से आए हैं और IIT में भी पूछा गया है। देखो इस प्रोपीन में HOCl का एडिशन हो रहा है, तो आपसे जानना चाह रहे हैं जब इसकी मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे तो क्या होगा। इसकी मैकेनिज्म बताने से पहले मैं आपको HBr वाली मैकेनिज्म याद दिला देता हूँ, तो आपको इसका आंसर ही बहुत जल्दी से मिल जाएगा।
अगर हम इस एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन करें HBr का, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक दो क्वेश्चन पहले कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है, यानी कि H पॉजिटिव आयन जो है वो अटैक करेगा इस एल्कीन में। तो दो पॉसिबिलिटी है, ये पाई बॉन्ड अगर इधर जाएगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा होता है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा। और ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो वाला जो पहले स्टेप हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला, ये आपका हो जाएगा HBr, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब बस हमें एक ही बात डिसाइड करनी है कि OH HOCl में हाइपोक्लोरस एसिड में से इलेक्ट्रोफाइल है कौन। तो देखिए O और Cl में आप देखोगे तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये तो बनेगा OH नेगेटिव और ये बनेगा Cl पॉजिटिव। अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस एल्कीन पे अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में। तो वही पूछा है, द एडिशन ऑफ प्रोटीन विद HOCl proceeds via the addition of Cl positive in the first step। सब क्लास 11 की मैकेनिज्म है जो आपने पढ़ी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ की, उसी का ही बेसिक फंडे है, उसी से क्वेश्चन देखिए आपकी सॉल्व हो रहे हैं। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 34। इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, hydrogen chloride and hydrogen iodide do not give anti-Markovnikov reaction। देखिए पहले क्वेश्चन का क्या मीनिंग है वो हम समझ लेते हैं। अगर हमारे पास HCl है और इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम HCl का एडिशन कर रहे हैं, तो जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा बनेगा CH3C, यहाँ पे CHCl और यहाँ पे CH3। ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है, दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट। और एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें Cl नेगेटिव उस कार्बन पर भी जा सकता है जिस पर कि H का नंबर ज्यादा, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप अगर ये रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड कराओगे तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर ये रिएक्शन आपने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी करा दी तब भी मेजर प्रोडक्ट यही बनेंगे। यानी कि जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वर्क करता था, वो HCl और HI के केस में वर्क नहीं करता, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन है। इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, hydrogen chloride and hydrogen iodide do not give anti-Markovnikov's addition to alkene because। तो देखिए अगर आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे HBr वाली तो उसमें आप पाएंगे एक स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक है, दूसरा एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर आप HCl और HBr की मैकेनिज्म पर HI की मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों ही कैसे हैं, एंडोथर्मिक है, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी अगर HCl और HBr से की जो रिएक्शन है, HCl और HI की रिएक्शन जो है वो अगर आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तब। अब जब दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी जो कि रिएक्शन की नॉर्मल कंडीशन में फेसिबल नहीं रहता, और इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द स्टेप्स इज एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस। तो दोनों ही जो HCl और HI के केस में स्टेप्स हैं वो एंडोथर्मिक होने की वजह से ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो 35 क्वेश्चन में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन की बात आपसे हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जो है बच्चों
मैंने आपको बताया था SN2 से SN1 से होता है, तो चाहे SN2 हो चाहे SN1 से हो, तो दोनों बातें आपको क्लियर है कि इसमें जो बेटर लीविंग ग्रुप है उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यही ऑर्डर ठीक लग रहा है, FCl Br तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, दे आर आस्किंग, एक रिएजेंट हमें जानने की इन्होंने कहा है कि भाई आप ये देखो कि ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर एक्स रिएजेंट फाइंड करना है, कुछ इंटरमीडिएट बना है उसमें फिर बाई ऐड कर दिया, बाई से ट्रीट कराया तो ये कंपाउंड मिल गया। तो देखिए मैं आपको ये कन्वर्जन आपकी एनसीईआरटी में काफी बार दिया हुआ है, तो ये मुझे सी ऑप्शन आपका ठीक है। देखिए नहीं, सी नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्वस एनओएच है, एक्वस एनओएच है, फिर बीआरटी नहीं चलेगा, ये चलेगा। देखो बी वाला देखिए, कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक एनओएच, तो जब आप ये वाला रिएजेंट यहाँ यूज करोगे तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है ना, ये H और ये Br यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, H और ये Br यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन आपका बन गया। दिस प्रोडक्ट इज एल्कीन। अब इसमें Y क्या ऐड करो कि आपको ये कंपाउंड मिल जाए, तो आप समझ गए HBr का एडिशन करना है इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, यानी कि यही ऑप्शन ठीक है आपका। क्योंकि देखो डाइल्यूट जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें डाइल्यूट एक्वस एनओएच देते थे, Br की जगह केवल OH नेगेटिव आ जाता। सी वाला देखेंगे तो यहाँ भी OH नेगेटिव पहले आता, और Br2 CH3 का तो कोई यूज यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, और ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे Br2 का एडिशन कोई ना हो रहा है, HBr का एडिशन हो रहा है, तब ये प्रोटीन से आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका बी ऑप्शन जो है इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए सब बच्चे, अमंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज, देखिए 2003 में आईआईटी में पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी एज सच आईआईटी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी केमिस्ट्री का 90% से ज्यादा पोर्शन क्वेश्चन जो है उनके बेस जो है एनसीईआरटी में मिलेंगे आपको, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज, उनके स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे हमें। दिस इज CHCl3 CHCl3 नहीं CH3Cl CH3Cl, first one is CH3Cl, second is CH2Cl2, third is CHCl3 CHCl3, and the next is CCl4। राइट, तो देखिए डाइपोल मूवमेंट कैसे काम करेगा। डाइपोल मूवमेंट वर्क्स H2C H2C H2C, और यहाँ पे H, ये कार्बन से Cl की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, और यहाँ पर H2C काम करेगा कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा रहेगी हाइड्रोजन के मुकाबले, इसलिए जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो H2C रहेगा, यहाँ ऐसे, और सॉरी H2C। यहाँ पर आप देखेंगे H2C H2C C2Cl C2Cl, यहाँ पे देखेंगे कार्बन टू Cl कार्बन टू Cl कार्बन टू Cl कार्बन टू Cl, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे मुझे क्रॉस्ड एरो लगाना चाहिए, अंडरस्टूड मानिएगा, यहाँ पे क्रॉस टेल एरो में बना रहा हूँ क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्रॉस टेल एरो से दिखाया जाता है। ये H2C। तो अब आप बताइए भी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कहाँ आपको मिल रहा है अभी, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट 37 क्वेश्चन में कहाँ मिल रहा है आपको,
जल्दी बताओ भाई। देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये देखो, ये जो दो डाइपोल ऐसे काम कर रहे हैं ना, वी के केस में ये वी, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऐसे आएगा बेटे ये, और इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस ऐसे। तो ये इक्वल एंड अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर जो बी वाला केस है, इसमें H2C दोनों में एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं आपके। तो इस तरह से जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा आपका जो मिलेगा वो बी वाले केस में मिलता हुआ दिख रहा है, जिसमें इसमें भी लगभग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे बना दें ना भाई, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है सेकंड वाला, इसका स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे बना दें इस तरह से, कार्बन ये Cl, ये कार्बन ये Cl, ये H, ये H, तो यहाँ पे जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो कार्बन टू Cl अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो इसलिए आपका जो ए वाला केस है वही सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखेगा, क्योंकि यहाँ भी कैंसिल हो रहा है। देखो ये यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, मैंने अभी दिखाया आपको। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे बनाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इसलिए जो ए वाला है इसमें Cl का डाइपोल मोमेंट जो सबसे ज्यादा होगा कार्बन बॉन्ड H के मुकाबले, वहीं पे मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा आएगा, इसलिए 37 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 के लिए हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में बहुत सिंपल सी बात है, कह रहे भाई दो बोटल्स हैं, एक बोतल में रख दिया C6H5I और दूसरी बोतल में रख दिया C6H5CH2I। ठीक है, और इन बोटल्स को इन सब्सटेंस को जिन बोतल में रखा ना, उनका लेवल गुम गया, यानी कि अब पता नहीं है भाई कि कौन सी बोतल में कौन सा सब्सटेंसेस है, और आपको भी नहीं पता है। मैं आपके लिए भी हटा देगा, आपके लिए भी हट गया। ठीक है, अब इनका कहना है ए एंड बी वर सेपरेटली टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। ए को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और इधर बी को ले लिया। अब पता नहीं कौन सा है भाई, क्या है, बॉइल्ड विद NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, द एंड सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब वाज मेड एसिड विद डाइल्यूट HNO3 एंड सम AgNO3। यानी अल्टीमेटली इसमें HNO3 और AgNO3 डाला। फिलहाल जो रिएक्शन होने वाली है वो AgNO3 से आएगी आपके साथ। तो इन्होंने ये बताया सब्सटेंस बी गेव येलो प्रेसिपिटेट। इसको मैंने सब्सटेंस बी बेटा ये वाला है, दे वर लेबल्ड एज ए एंड बी, ये ए और ये बी। यानी सब्सटेंस बी जो है इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद AgNO3। वो किसका आएगा, AgI का आएगा भाई। इसका आएगा AgI का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। तो पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो भैया देखो, जहां पे AgI आएगा वो तब आएगा जब यहां से I को रिलीज किया जा सके। तो ये बेंजाइल हैलाइड है बेटा, ये बेंजाइल हैलाइड जल्दी से I नेगेटिव को रिलीज करके बेंजाइल कार्बोकैटायन बनाएगा जो हाईली स्टेबल है, और तेजी से I नेगेटिव को रिलीज करेगा। जबकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ये जो आइडोबेंजीन है ये I नेगेटिव को रिलीज नहीं कर पाएगी। यानी कि यहाँ पर I नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा फ्री फॉर्म में, और यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको येलो प्रेसिपिटेट AgI का। तो आपसे पूछ रहे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कह रहे भाई बी इज C6H5I, बिल्कुल ठीक है ना 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 ना। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो A वाज C6H, ये तो बात गलत है, A वाज C6H5I, ये बात ठीक है भाई, ये C वाली बात ठीक है ना। B तो आपका C6H5CH2I है ना, तो A वाज C6H5I, ये बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पे I नेगेटिव आपको फ्री फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, जब नहीं मिलेगा तो प्रेसिपिटेट भी नहीं मिलेगा। वो प्रेसिपिटेट कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, वो बेंजाइल हैलाइड आपको देगा। तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एच हट के Cl लग रहा हो तो पहली वाली है, बाकी में तो देखो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सी हटा के NO2 लगाया, ये आपका एडिशन रिएक्शन है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपका ए वाला है, जिसमें एक H रिप्लेस करके Cl आ गया, बेंजाइल हैलाइड बन गया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात थी। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 39 की बात थी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर 40 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, IIT में पूछा गया है, 90% बच्चा गलत करके आया था, और जबकि इतना आसान क्वेश्चन है, क्यों करके आया वो समझते हैं। देखो भाई, डाइपोल जो मोमेंट है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो बच्चे ये सोचते हैं कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना चार्ज ज्यादा होगा, बात भी ठीक है। तो इस हिसाब से तो सबसे डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, किसका होना चाहिए, एफ का होना चाहिए, क्योंकि एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, एफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे होगा, फ्लोराइड वाले कंपाउंड पर होगा। लेकिन ऑप्शन में इसमें आंसर क्या आएगा आपका, बी आएगा, क्योंकि जो सी बॉन्ड एफ की बॉन्ड लेंथ है वो सी बॉन्ड Cl के मुकाबले बड़ी हो जाती है, क्योंकि F जो है बहुत छोटा एटम है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से कार्बन और F के बीच में ये जो बॉन्ड होती है सी बॉन्ड F बॉन्ड लेंथ, इट बिकम्स ग्रेटर देन सी बॉन्ड Cl। नहीं, जो सी बॉन्ड Cl की बॉन्ड लेंथ है वो ग्रेटर हो जाती है, वेरी सॉरी। तो इसी वजह से ये जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर को ओवरकम कर लेता है, और इसलिए जो ओवरऑल जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो क्लोरीन वाले केस का सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि FCl Bri में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की है, उससे कम Br की है, उससे कम FCl Cl भी है, और Br और उससे कम किसका बच्चों, I का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से सबसे ज्यादा जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो F पर होता है, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर है वो भी तो कंसीडर करना होगा डाइपोल मोमेंट निकालते समय। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि जो सी बॉन्ड Cl का जो बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर है जो बढ़ गया है, सी बॉन्ड F के मुकाबले काफी बढ़ गया है, वो इस चार्ज वाले फैक्टर को ओवरकम कर लेगा, और डाइपोल मोमेंट जो ओवरऑल सबसे ज्यादा आएगा वो किसका आएगा, CH3Cl का आएगा, देन CH3F और देन CH3Br। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। IIT एम्स में आया होगी, एम्स 2003 में आया, काफी बच्चे गलत करके आए थे। यहाँ पे जो बॉन्डनेस वाला फैक्टर है वो इसको ओवरकम कर लेता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, तो जहाँ हिंड्रेंस सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका ठीक है। टू प्रिवेंट क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म फॉस्जीन गैस, आपको बताया था कल वाली वीडियो में, इथेनॉल रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा ये आपसे जानना चाह रहे हैं। इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, लेकिन ये SN2 में जाता है, सॉरी ये SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। ये आपका SN1 में तेजी से पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है, और जो आपका ये है ये प्राइमरी हैलाइड आयन बनाएगा,